डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी। हाई कोर्ट ग्रेड 4th एग्ज़ाम के लिए हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के मैं ऑलरेडी 6 पेपर का सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट पेपर्स इसके मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो डाउनलोड करें VIPM अकेडमी एप्लीकेशन, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हो। ये टेस्ट पेपर आप दिया करो और टेस्ट देने के बाद में जो है हम सोल्यूशन करवाते हैं पूरे 85 क्वेश्चंस का, जिसमें 10 आपके इंग्लिश के हैं और आपके जो है 25 क्वेश्चन जीके के हैं और 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं। ये तीनों ही पार्ट का सोल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके पेपर नंबर 7 का मैं सोल्यूशन इंग्लिश का करवा रही हूँ इसी सीरीज में। इसी वीडियो में आपको आगे जो है बाकी दोनों का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पे जो अपना है पूछा जा रहा है कि एक सेंटेंस आया है, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम। सर ये बोल रहा है अगर वो वेन्यू टाइम पर पहुंच जाता है तो उसको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है उसको अगर वेन्यू पे टाइम पे पहुंचना है, अगर उसको वेन्यू पे टाइम पे पहुंचना है तो उसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए, ठीक है क्या। चलिए सर, तो ये प्रेजेंट का इमेजिनरी सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चला कि प्रेजेंट इमेजिनरी है? सर ही के साथ में वर को देखते ही आइडिया लग गया, और जैसे ही वर को देखा अपना टोन चेंज कर लो कि भैया ये तो इमेजिनेशन है कि अगर आपको वेन्यू टाइम पे पहुंचना है, कंडीशन है अगर वेन्यू टाइम पे पहुंचना है तो सर आपको जो है जल्दबाजी करनी होगी, यदि ऐसा करना है तो। चलिए सर, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जो है इमेजिनरी है, इधर वर होता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये बचा वुड, ये बी और ये वुड। ये लगाऊं कि ये लगाऊं? सर वुड के बाद तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑलरेडी यहाँ हैव दे रखा है तो वुड के बाद हैव तो आ जाएगा, लेकिन बी के बाद में हैव आ पाएगा क्या? बी वर्ब के बाद में हैव जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आ सकता है क्या? बी के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, ये आंसर नहीं होगा। सर आपका होगा ही, if he were to reach the venue in time he would have to hurry up, ठीक है क्या। इसी तरीके से इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज गेट मी अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मॉनसून्स आर अप्रोचिंग। मेरे लिए एक छाता ले आओ, बिकॉज व्हेन आई गो आउट शॉपिंग, जब मैं शॉपिंग पे बाहर जाता हूँ इसीलिए मेरे को एक छाता चाहिए, क्योंकि मॉनसून आ रहे हैं, जब कभी मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे छाता चाहिए होगा, तो सर मुझे एक छाता ला के दीजिए, ऐसे ही तो बोलते हैं। और मैंने आपको बताया है कोई भी चीज़ कोई एक चाहिए आपको, कोई भी चीज़ दुनिया में बहुत सारी, उनमें से कोई एक चाहिए, आप पार्टिकल an लगाएं। सर अम्ब्रेला है, वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है, वॉवल आर्टिकल की पहचान साउंड से, वॉवल साउंड है, अ अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा। सर एक बच्चा कह रहा है द लगा दूं क्या? नहीं मत लगाइए। वही छाता चाहिए क्या? ऐसे थोड़ी बोलते हैं भैया वही छाता तारे सितारे वाला, अरे नहीं, एक छाता ले आइए, ऐसे ही तो बोलते हैं कि मॉनसून आ रहा है एक छाता मुझे ला कर देना। सर कोई एक चाहिए, आर्टिकल एन लगता है, अम्ब्रेला के हिसाब से यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में चेंज करना है, आपको पता है नो चेंज इन टेंस और मॉडल, नो चेंज इन टेंस और मॉडल, टेंस मॉडल नहीं बदलना चाहिए और बस BT3 लगा देना है, बस BT3 लगा देना है। सर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस नहीं बदलना, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सीधा सिंपल सी बात थी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, BT3 लगाओ सेम टेंस में, आंसर आ गया है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर एंड द आंसर वुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, नरेशन से है। नरेशन का लॉजिक आप सीधा सिंपल सा समझते हैं कि टेंस में चेंजेस होंगे सर, और कैसे चेंज होंगे, सारी चीजें पास्ट में चली जाएंगी, किस में जाएंगी? पास्ट में, तो भेज दो पास्ट में। रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो, सर टुमारो को चेंज करो, विल को चेंज करो, विल वुड में चेंज होगा, सर टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, रवि ने कहा कि वो कल बुक्स लेकर आएगा, आई विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो, कल मैं बुक लेकर आऊंगा। सर यहाँ पे रवि ने ऑर्डर दिया है क्या? अरे कहाँ बेचारे ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नहीं दिया, उसने तो सिर्फ बताया है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि कल मैं बुक्स लेकर आऊंगी, तो मैंने बताया है कि ऑर्डर दिया है, सर जनरली बताया है, तो इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के सेंस को भी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सर ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। ये किसी चीज के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ किसके बारे में बात करता है? फिल्म्स के बारे में। सर ये उसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट बता रहा है, मतलब वो तो ये काम करेगा ही। सर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए था, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए क्योंकि ही के साथ में तो टॉक आएगा नहीं, सिंगुलर है, तो बीच में यहाँ मॉडल डालना चल रहा है। और मॉडल क्या आएगा सर, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो उसकी हैबिट है, मतलब वो तो ये काम करेगा ही। आपको पता है कि मैम तो रिजेक्शन से पढ़ाएंगे ही, आपको पता है कि मैम एक बार तो जरूर बोलेंगे मरता क्या नहीं करता, इसका मतलब वो मेरे कैरेक्टर की हैबिट है और वो काम तो मैं करूंगी ही, इसीलिए नेचुरली उसके अंदर विल का सेंस आता है। नेक्स्ट देखेंगे सर, सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है जो कि आपका इस तरीके से दे रखा है, लेकिन ये भी आराम से किया जा सकता है। सर जेनरस होता है उदार व्यक्ति, जेनरस क्या होता है, उदार व्यक्ति होता है। और जेनरस का सिनोनिम क्या होगा, एक चैरिटेबल, चैरिटेबल जो उदारता दिखाता है ना। चलिए सर, ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो एस्टीम हो जाएगा। एब्सर्ड यानी भद्दा यानी रिडिकुलस हो जाएगा। अकम्प्लिश मतलब अचीव करना। इनमें से जो भी आपको एक दो तीन जितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते थे। सर ए का 4 होगा, ए का 4 होते ही आंसर कर सकते थे। सारे ही वर्ड इजी थे। जेनरस, जेनरस मतलब चैरिटेबल होता है, फिलंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं इसको, बेनिफैक्टर भी बोलते हैं। ऑनर किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट, एस्टीम, ठीक है क्या, रिस्पेक्ट, एस्टीम। एब्सर्ड होता है आपका रिडिकुलस, भद्दा, वेरी चीप, ठीक है। अकम्प्लिश अचीव करना, गेट, ऑब्टेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल किस टाइप का एडजेक्टिव है। सर ब्यूटीफुल तो हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तो एक बच्चा कह रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव कर दूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सर क्वांटिटी नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, प्रॉपर नहीं, सर ये तो क्वालिटी को दिखा रहा है, हाउ का जवाब दे रहा है। क्वालिटी कैसा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पैलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी फिल इन द ब्लैंक टू पेरिस 5 टाइम्स। सर एक्सपीरियंस को बता रहा है कि मैं 5 बार पेरिस जाकर आई हूँ, 5 बार पेरिस, वह 5 बार पेरिस जाकर आई है। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ है, ये नहीं है ये नहीं है, इसके अलावा ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। शी हैज गॉन टू पेरिस 5 टाइम्स, मतलब 5 बार पेरिस से होकर आई है। अगला क्वेश्चन है, द सन टू आवर प्लैनेट अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। आप बताइए सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे ढूंढूं। सब्जेक्ट कौन है, सन है, टू आवर प्लैनेट, प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। सबसे पहले तो सन मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी पी के बाद में ओ, और पी के बाद में ओ आपको दिख ही रहा है एक ही जगह है। तो सबसे पहले द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी, सन क्या करता है, एसेंशियल यानी आवश्यक ऊर्जा देता है, किसको, हमारे प्लैनेट को, अर्थ, प्लैनेट को और अर्थ को, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। और अर्थ कौन सी, जिसने लाइफ को और वार्मथ को जो है सस्टेन कर रखा है, उस अर्थ को सन जो है रोशनी देता है, यानी एनर्जी आ रही है सन से। और वो सन जो है किसको ऊर्जा दे रहा है, वो सर प्लैनेट को, अर्थ को ऊर्जा दे रहा है। और ऊर्जा, वो ऊर्जा अल्टीमेटली हम ही लोगों के काम में आ रही है, जिनके अंदर, क्योंकि अर्थ के अंदर ही लाइफ और वार्मथ है, तो वो अल्टीमेटली हम ही लोगों के काम में आती है। नेक्स्ट है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। सर सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, एक मेन वर्ब दिखनी चाहिए, देख लो। आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफी, सर ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, ये सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। सर शी कुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज इल, सर ये तो मेरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज लिख रखा है। ऑनेस्टी इज द पोस्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है सर, सिंपल सेंटेंस है। द सन सेट एंड द चिल्ड्रन कैप्ट प्लेइंग, सर ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड की तो सीधी सी पहचान है, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब एफ स्टैंड्स फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई यट, और एस फॉर सो। तो ये पूरा जो है कंपाउंड सेंटेंस था। मैंने अपने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन आगे आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है आपको पूरी सीरीज मिलेगी। इसके बाद जीके और हिंदी वाले क्वेश्चन जरूर आप चेक करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा वीआईपीएम के डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आपका रिस्पांस मिल रहा है। जिन प्रश्न पत्रों को हम जैसे ही आपको अपलोड करते हैं, तुरंत आप बहुत अच्छे से उनको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रश्नों के आंसर देते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके हाई कोर्ट चतुर्थ ग्रेड पेपर के लिए आने वाले हैं। उसी पैटर्न पर हूबहू एज इट इज हम प्रश्न पत्र बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि इन प्रश्न पत्रों से आपको बहुत विशेष लाभ मिल रहा होगा और आगे भी इसी लाभ को आप उठाते रहिए, कमाते रहिए। हमारी सारी कोर टीम आपके साथ लगी हुई है और मैं हिंदी के लिए प्रेम शर्मा आपसे रूबरू होता हूं।
हाई कोर्ट के उन 50 प्रश्नों के लिए जो आप परीक्षा में जैसे देखना चाहते हो। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम चतुर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के पेपर 7th की कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें आपको प्रश्न मिलेंगे हूबहू। आज का इस पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, यानी कौन से विकल्प को आप सही के रूप में चुनना चाहते हो, फटाफट से बताओ भाई। देखो, सम प्लस कार, संस्कार होता है, उत प्लस जयनी, उज्जैनी, ये होता है, ये तो नहीं होता है। सर्वधन उपरी, सर्वोपरि, सौधन आवाक, इसमें भी सौ होगा, सौधन अक बनेगा शावक, और सर्वधन उपरी शब्द बनेगा सर्वोपरि। उपरी, ऊपरी नहीं होता है, उपरी। सर्वधन उपरी शब्द बनेगा सर्वोपरि, और सर्वधन उपरी के रूप में प्रिय विद्यार्थियों ये तीनों तो गलत हैं। सर्वधन ऊपरी नहीं होगा, सौ नहीं होगा, उज नहीं होगा, होगा क्या? बिल्कुल सही है, आपका ए विकल्प सही है। सम प्लस कार के रूप में संस्कार बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का एक नियम कहता है, यदि परिसम के परे कोई क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आता है तो क्री धातु का मतलब के वर्ण से प्रारंभ हुआ शब्द, तो सम और परी के परे क्रम से का आगम हो जाता है। परी के साथ तो से मूर्धन आता है और सम के साथ से दंत आता है, और उस में का अनुस्वार हो जाएगा नियम नंबर 9 और नियम नंबर 10 के तहत। तो आप इसमें सम प्लस कार के रूप में संस्कार करेंगे, उत प्लस जैनी उत के साथ आएगा, और सर्वधन ऊपरी आएगा, ऊपरी नहीं आता है प्रिय विद्यार्थियों, ऊपरी आएगा। तो इस प्रकार से इसमें गलती है, सर्वोपरि शावक के रूप में। आइए अगला यानी दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से शब्द को ध्यान से देखेंगे। एक तो है स्त्री धन उचित, तो आप इसमें स्त्री उचित होता है ये करेंगे तो गलत है, स्त्री योचित कर दिया है, अशुद्ध है। नदी प्लस अर्पण, नदी धन अर्पण, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों नद्यर्पण ये होगा, या फिर नद्यर्पण ये होगा, तो नद्यार्पण ये भी अशुद्ध है। एक प्लस एक, एक का एक और एक एक मिलकर दो होंगे, एक एक, यानी दो चुटियां हो जाती हैं, दो चोटी जाऊंगी वहां एक एक, ये भी गलत है। और पितृधन अनुमति, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा शब्द है पितृधन अनुमति, यही सही है। क्यों? क्योंकि आपने पितृ से निकाला री, आगे ए धन नुमति, तो तरीका बनेगा क्या? रे, आगे बनेगा अनुमति, यानी कि ई ई उ री के परे कोई भिन्न स्वर होगा तो ई उ री बदलेगा ये वे रेले में, ए में रे लगेगा, रे और ते और रे दोनों हलंत हैं, तो शब्द क्या बनेगा? पितृ हलंत। रे जुड़ेगा किसमें? ए जुड़ेगा, पितृनु, पितृनु, रे हलंत है, रे और ते दोनों हलंत हैं, शब्द क्या बनेगा? पितृनुमति, जो कि सही है। सही विकल्प क्या है आपका? पितृधन अनुमति, यानी कि यण संधि के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपका यण संधि आएगा, स्त्री प्लस उपयोगी,
स्त्री प्लस उचित स्त्री उचित होता है, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, और एक प्लस एक ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, एक एक होता है। दीर्घ में क्या होता है? एक एक। तो आप इसमें दीर्घ संधि करेंगे। तो ये दोनों भी यण के ही हैं, ये दीर्घ का है, तो आप इसमें उत्तर विकल्प क्या चुनेंगे? डी को सही चुनेंगे। किस शब्द में संधि सही है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, मध्वरी, यथेष्ट और पावक। निम्न में से कौन से शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत। प्रतिधन इच्छा, शब्द क्या बनेगा? प्रतीक्षा। प्रतिधन इच्छा गलत है। मधुधन अरी, मधुधन अरी ये तो सही है। मध्वरी अरी बिल्कुल सही है। यथाधन इष्ट यथेष्ट और पौधन अक ये तीनों सही हैं। क्या नहीं है? यही गलत है भाई। क्या? प्रतिधन ईक्षा के रूप में प्रतीक्षा, यहां जो क्या है? इच्छा है, और ईक्षा मतलब होता है देखना। प्रिय विद्यार्थियों, देखना, देखना आता है प्रतीक्षा में। मैं आपकी राह देख रहा हूं, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, उसे प्रतिधन ईक्षा। ईक्षा मतलब देखने के अर्थ में आता है। तो बिल्कुल सही है आपका ए विकल्प, यानी ए विकल्प सही है। मधुधन अरी मध्वरी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मध्वरी भंवरे को कहते हैं। मधु के अरी भ्रमर, या तो भ्रमर होगा या फिर आपका श्री कृष्ण भी हो सकता है। श्री कृष्ण मध्वरी होते हैं। यथाधन इष्ट यथेष्ट, पाउधन अक पावक, यानी अग्नि को कहते हैं। पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि, आग, अनल, वहनी, बहुत सारे शब्द हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप केवल हुताशन इत्यादि को देख सकते हैं, और पावक के पौधन अक के रूप में आप इसे पावक कर देंगे। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? उत्तर किस में देना है? नहीं है। किस में नहीं है? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा में तो है। काला सांप, काला है जो सांप है। गजानन, नीलकमल, गजधन आनन, गज का है आनन जिनका, अर्थात सी विकल्प को चुन लेंगे। क्यों प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि गज के आनंद के रूप में श्री गणेश होंगे, और श्री गणेश जी आपके बहुव्रीहि में होंगे, अर्थात बहुव्रीहि का उदाहरण है। गज का है आनंद, जिसका गजानन, लंबोदर, गजवदन, लंबोदर, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, एक दंत, वक्रतुंड, वक्रतुंड, ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणपत गजानन के पर्यायवाची हैं। तो ये गजानन जो हैं वो गणेश जी के पर्यायवाची, यानी कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है। महात्मा, काला सांप और नीलकमल, ये कमल की विशेषता नीला है। विशेषता बताई जाती है किसमें? कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का भाव होता है, तो आप इसमें कर्मधारय करेंगे। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव में देखिए आमरण, आ उपसर्ग होता है अव्ययी भाव में। यथा एक अव्यय होता है। आजन्म बिल्कुल होता है। श्रम साध्य में नहीं है भाई। देखिए श्रम जो होता है, जो मेहनत होती है, वो साध्य या सम साध्य मतलब आमरण मृत्यु तक। यथा साध्य साधना के अनुसार, जितना साधा जा सके उतना। और आजन्म जन्म से लेकर, लेकिन श्रम साध्य में श्रम के अनुसार साधा जाए उसको कहेंगे श्रम साध्य। और श्रम साध्य मतलब मेहनत के साथ साधना होगी, उसको श्रम साध्य देंगे। यानी ये आपका कर्मधारय अव्ययी भाव में नहीं आएगा। आपके ये तीनों उदाहरण अव्ययी भाव के ही उदाहरण हैं। क्लियर है साहब? आइए अगला देखिए, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? किसका नहीं है भाई? उत्तर में उत्तर, उत्तरोत्तर,
नीति निपुण, नीति में निपुण। लघु है जो उत्तर, लघुत्तर। और विवाह से इतर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नीति में निपुण। लघु है जो उत्तर, उत्तर में लघु कर्मधारय समास, समास कर्मधारय। विवाह से इतर, विवाह है जो आता है वो कर्मधारय में, से इतर यानी परे, परे अलावा के लिए आता है ये प्रिय विद्यार्थियों। इतर, विवाह से इतर, विवाह से परे, विवाह के अलावा। तो आप इसमें से कर देंगे यानी विवाह से इतर। और इसमें उत्तरोत्तर में बिल्कुल गलत है। उत्तर जो है उत्तरोत्तर, आप वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। आप जब से वीआईपीएम से जुड़े हो, आप जब से वीआईपीएम की कक्षाएं लेने लगे हो, तब से आपके अध्ययन में उत्तरोत्तर विकास होता आ रहा है। उत्तर उत्तर उत्तर, उत्तरोत्तर मतलब दिनों दिन आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो। तो उत्तर में उत्तरोत्तर अशुद्ध विकल्प होगा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखिए, चाल से चलन, चाल से बना है चलना, और चलना क्या है? क्रिया है। परिहास, हास से बना है परि में हास लगा। बच्चा से बना है बचपन। विशेषण से निर्मित क्रिया है, संज्ञा है। तो यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सीधी सी बात है, भव्य है, भव्य। उस महल को भव्य बनाया गया, उस दरबार को भव्य सजाया गया, अवधपुरी को भव्य सजाया गया। क्यों? क्योंकि वहां श्री राम आने वाले हैं। अवध को भव्य सजाया गया। तो जहां भव्यता आए, भव्य आए, वहां तो क्या है? ये विशेषण। और भव्य में ता लगा तो शब्द क्या बना? भव्यता। और ये भव्यता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का द्योतक क्या बन गया? भव्यता। तो आप इसमें निश्चित रूप से क्या करेंगे? चाल चलन में क्रिया है, परिहास में उपसर्ग है, हास की बात कर रहा है, हंसने की बात कर रहा है। और बच्चा में पल लगाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बचपन हो जाएगा। और विशेषण बच्चा भी होता है वैसे तो, हाँ, बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा व्यक्ति, बच्चा नहीं होगा। बच्चा में, हाँ, बच्चा में जातिवाचक आएगा। तो ये विशेषण से नहीं बना है बचपन, आपका किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो विशेषण से भव्य बनेगा, विशेषण होगा भव्य, और भव्य में लगेगा ता, शब्द बन जाएगा भव्यता। तो ता, त्वा, पन, आपा, ये, आई, आव, आवा, आवट इत्यादि प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में होते हैं। और इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ता हो जैसे भव्यता, त्व हो ममत्व हो, स्वमत्व हो, हाँ, अपनत्व हो। उसमें पन जैसे आपका पन में आपका बचपन बनता है। तो बच्चा शब्द अलग है, जातिवाचक है, लेकिन ये प्रत्यय जिस किसी भी शब्द में लगेंगे। आवट, सजावट, आवा, बुढ़ावा, आपा, दिखावा, दिखावा, आव, बढ़ाव, चढ़ाव, आई, पढ़ाई, सिलना, सिलाई, पढ़ाई, लिखाई, ये माधुर्य, आपा, बहनापा, रणापा, जी, बुढ़ापा, पन, बचपन, और त्व
और ता का प्रयोग होता ही है। तो आप इसमें निश्चित रूप से क्या करेंगे, भव्यता। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण क्या है, लड़का। लड़का क्या कोई विशेषण है? लड़का तो संज्ञा है। दानव, दानव क्या कोई विशेषण है? किससे बनेगी? विशेषण से बनेगी। मम क्या है? मम तो सर्वनाम है। और नवीन क्या है? बिल्कुल नवीन है, नया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवीन में ता जुड़ा, शब्द क्या बना? नवीनता। दानव, लड़का, मम, मम यानी मेरा, और मेरा क्या होता है? सर्वनाम। मेरा क्या है? सर्वनाम। दानव, दानवों की फौज। लड़का, लड़का, लड़कपन, लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। दानव, लड़का, मम, ये इत्यादि शब्द क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी क्या होगी? नवीनता। ये दानव सभी संज्ञा शब्द हैं दोनों, और ये सर्वनाम है, सर्वनाम। ये लड़का जातिवाचक, दानव जी, वो दानव ये कह रहा था। दानव क्या है? दानव, राक्षस। और ये आपके नवीनता। आपका उत्तर विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा डी इज आ राइट आंसर। नवीन यानी नया, नूतन, नव्य एक विशेषण है कि नवीन वस्त्र धारण किए आपने, एक नवीन विकास की अवधारणा आपने प्रस्तुत की। तो नवीन विकास की अवधारणा, नए विकास की अवधारणा आपने प्रस्तुत की, तो वो नया, नवीन, नवेला सभी विशेषण की रूप में आएंगे, और वो भी गुणवाचक आएंगे। आओ साहब, इनमें से ये हो गया क्या? हाँ हो गया, ये सभी हो गए ना। वहीं पर आइए, इनमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? नहीं है। मानव संज्ञा है, यह लगा मानवीय। वर्ष संज्ञा, वार्षिक। अधिकारी, अधिकाधिक। और ग्राम से ग्रामीण बना है, ग्राम से क्या बना है? ग्रामीण। वर्ष से वार्षिक, मानव से मानवीय। तो भाई संज्ञा, विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है, तो ये तो मानव से निर्मित है, ये वर्ष से निर्मित है, ये ग्राम से निर्मित है, ये अधिकाधिक, अधिक से अधिक। अधिक धन, अधिक। और यहां शब्द क्या बन जाएगा? अधिकाधिक। शब्द क्या बन जाएगा? अधिक धन, अधिक। और ये आपका संज्ञा से निर्मित नहीं है। अधिक किसी परिमाण वाचक के रूप में आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसमें सी विकल्प को ही सही करेंगे, 9 का सी, अधिकाधिक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुझे घर जाने दो। मैं, मेरा, मुझे, उत्तम पुरुष। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, मध्यम पुरुष। वे, ये, यह, वह सभी अन्य पुरुष। तो आप बेझिझक रूप से आप इसे मुझे उत्तम पुरुष के रूप में आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं प्रिय विद्यार्थियों? 3 हैं, और 3 भेद आपने अभी अभी देखे। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अन्य, उत्तम और मध्यम, इस प्रकार से 3 होते हैं पुरुषवाचक। तो बेझिझक आप इसमें बी विकल्प को यानी तीसरे को सही करेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 पुरुषवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूं,
मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और जिसने भी खाया है सराहा है। आप इतनी लजीज व्यंजन बना के लाए कि जिसने भी खाया उसने सराहा है, यानी उसने उसकी तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है। उसने सराहा जो शब्द है ना, वो प्रशंसा के लिए आया है। जिसने भी खाया, मैं मिठाई बना के लाया या आप मिठाई बना के लाया, आप ही लाओगे मिठाई, कब लाते हो? आप लाते ही नहीं हो कभी। लाया करो मिठाई गुरुजी। हाँ, आजकल सर्दी चल रही है, गाजर का हलवा चल रहा है। हाँ, गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, कुछ भी लाओ, हम सराहेंगे। तो किस जिसने भी खाया सराहा है, प्रशंसा की है, तारीफ की है, आपकी तारीफ के पुल बांध दिए हैं। और उसने मुझसे कहा। कौन सा, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? शुद्ध नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध। अब इनमें तीन तो शुद्ध हैं और एक कैसा है? अशुद्ध। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं भैया? अपना काम, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपना काम कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। और जो नहीं देख पा रहे हैं ना, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी अन्य अनर्गल कार्य में लगे हुए हैं। आपका कार्य है पढ़ना, आप उसमें लगे हुए हो, ये सबसे विशेष अच्छी बात है। तो आप अपना काम, ये तो सही है। जिसने भी खाया वो सरा, ये भी भाई सही है। और उसने मुझे कहा, उसने मुझसे कहा, ये भी सही है। मेरे को, भाई ये यहां गलत आ रहा है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मुझे कुछ याद, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, उत्तर आपका यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें को नहीं होता है। मेरे को, जी हां, उत्तर विकल्प आपका बी इज अ राइट आंसर। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को नहीं होता, मेरे को अशुद्ध होता है। मेरे को, अपुन, तेरे को, देख लेगा बेड़ू, ये सब अशुद्ध वाक्य हैं। मेरे को, तेरे को, अपुन को, हाँ, हमारे को, हमार, हमरी, हमरा, हमका, तुमका, तुहार, हमार, बहुरिया, बहुली, हमसे, कहा, बोली, बहुरिया, हमरी, नहीं, ये सब अशुद्ध सर्वनाम है। शुद्ध होगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो आप इसमें बी विकल्प बिना किसी विवाद के सही करेंगे। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, बताओ नहीं है, कौन सा नहीं है? संज्ञा चालबाज, नमक धन ईन, शरीर धन एक और मर्म धन एक। चालबाज, चाल से चलना, नमक से नमकीन, शरीर से शारीरिक, शरीर और मर्म। भैया संज्ञा देखनी है, संज्ञा। ये देखो, चालबाज, चालबाज, ये मर्म, मेरा मर्म न जाने कोई। तो आप इसमें, इनमें दोनों में फंसेंगे। चाल, देखो शरीर और नमक तो आप देख चुके हैं, शरीर और नमक के रूप में तो आप इसे देख ही चुके हैं। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे? जी हां, कौन सा सही करेंगे इसमें? 13वें प्रश्न में चालबाज, क्योंकि यह शब्द संज्ञा चाल से बना, बल्कि चाल, चलना से बना है। किस विकल्प में बने विशेषण ने नमक से नमकीन, शरीर से शारीरिक और मर्म, मर्मक, मर्मक से मर्मक बनेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चाल अभी अभी आपने देखी थी, इस चाल से चलना बना है, और चलना एक क्रिया है, और क्रिया से बना है चालबाज। मर्म से मर्मक होता है, मर्मक भी, ये तीनों तो होंगे। आपका क्या नहीं होगा? चालबाज नहीं होगा, क्योंकि चाल से बना है, जो चलने से आता है कि अब कौन सी चाल चलेगा। अब चलना मतलब क्रिया। तो आप इसमें ए विकल्प को सही चुनेंगे।
ए वाले विद्यार्थी सही हैं। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भाई, बताओ फटाफट से, विशेषण कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, फटाफट बताओ। ए भीतर, गुरुतर, विगत और विश्वस्त। भीतर तो भैया क्या है, अव्यय शब्द है। भीतर क्या है, अब भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर दाएं बाएं सब अव्यय हैं। तो गुरुतर गुरु से, विश्वस्त विश्वास से, विगत गत, और आपका उत्तर विकल्प क्या आएगा, जी हां भीतर एक अव्यय शब्द है, अव्यय अव्यय है। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है भाई। यहां विश्वस्त है, गुरुतर है, विगत है। इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, पुराना, कश्मीर, भला और देसी। भला, बुरा, पुराना, पुराना, देसी, कश्मीर से बना है कश्मीरी, क्योंकि व्यक्तिवाचक से संज्ञा से बना है कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजाई, जयपुरी रजाई, अलवरी कलाकंद, अलवरी कलाकंद। तो कलाकंद होता है वो अलवरी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से। अगला देख, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, अकर्मक क्रिया। देखिए ए धन कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखो कर्म के लिए आप क्रिया से प्रश्न करो वाक्य से, और क्रिया से प्रश्न, मजदूर क्या पी रहा है, चाय, उत्तर आया। बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा क्या बना रही है, खाना। रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। बालक बहुत देर से क्या रो रहा है, उत्तर कैसा होगा, अकर्मक क्रिया का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप इसमें अकर्मक क्रिया के रूप में क्या देखेंगे, बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से क्या रो रहा है, उत्तर नहीं आता है। अगर बहुत देर को उत्तर समझते हैं तो वह उत्तर नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म के होने का भ्रम है। और जब कर्म के होने का भ्रम होता है तो आप उसमें अकर्मक क्रिया करेंगे। तो आप इसमें बी 16 में बी प्रश्न को उत्तर को सही करेंगे। अगला देखिए, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह नहाकर पड़ेगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, पक्षी उड़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। पूर्वकालिक क्रिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वकालिक क्रिया में एक विशेष स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं कि पूर्वकालिक क्रिया जब भी आए तो आप उसमें एक क्रिया के होने के साथ दूसरी क्रिया कर करके और ते ही शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां पूर्वकालिक क्रिया होगा। यानी क्रियाएं दो होंगी वाक्य में क्रियाएं कितनी होंगी, दो। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने से संपर्क में रहेगा। एक क्रिया जो पहले होगी वह पूर्वकालिक होगी, जो क्रिया बाद में होगी, पश्चात होगी, वह समापिका क्रिया होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द आएगा, कर, करके और तेही का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां आप रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, पक्षी उड़ रहे हैं, वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा। उत्तर क्या आएगा, नहाकर पढ़ेगा। इनमें से किसी एक का चयन आपको करना ही पड़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा। उत्तर क्या आएगा आपका, ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वह नहाकर पढ़ेगा, उत्तर आपका सही होगा। कर करके तेही का प्रयोग किया जाएगा। निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है, लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना। क्या लिखना, कुछ तो लिखना, क्या पढ़ना, कुछ तो पढ़ना,
क्या नाचना, क्या देखना, कुछ तो देखना। नाच न जानू आंगन टेढ़ा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या नाचना, नाचने से उत्तर आता है क्या? उत्तर अगर नाचने से आता तो आपके सभी प्रश्न सही होते। उत्तर यदि नाचने से आता तो आपके सभी प्रश्न सही होते। तो उत्तर नाचने से नहीं आएगा। आपका उत्तर विकल्प क्या होगा? 18वें में। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है, सी यानी नाचना। तो क्या नाचना, बिल्कुल क्या नाचना। तो क्या नाचने में आपका उत्तर क्या आ जाएगा? जी हाँ, आइए साहब, उत्तर नहीं आएगा नाचना। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने मिठाई खा ली थी, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, अचानक विद्युत आपूर्ति भंग हो गई और आज वे आने वाले थे। मैं तुम्हें जी मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। वर्तमान काल की क्रिया थी आ गई, हो गई, थे। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, वर्तमान कालिक क्रिया का वाक्य है। क्रिया वर्तमान काल में है, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो कि क्रिया के मूल रूप के साथ। इनमें अपूर्ण व भूतकाल का वाक्य, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। और अपूर्ण का ध्यान रखना, रहा था, रही थी, रहे थे, इनका प्रयोग जहां होगा वहां अपूर्ण भूत का, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा चुका था, उसने खाना खाया और वह खाना खाएगा, खाएगा। जी हाँ, अब ये भी बताया मैंने आपको, अपूर्ण में तो आप केवल क्या देखेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। ये चुका था तो पूर्ण है, ये क्या है? पूर्ण भूत। चुका था या था थी थे का प्रयोग किया जाएगा। और उसने खाना खाया, ये सामान्य भूत है, ये सामान्य भूत है। और वह खाना खाएगा, यानी वह खाना खाएगा, यानी कि अभी नहीं, भविष्य की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? भविष्यत काल। ये भविष्यत काल का वाक्य है। तो आप इसमें क्या करेंगे? अपूर्ण भूत में वह खाना खा रहा था। इनमें अपूर्ण वर्तमान काल का कार्य कौन सा है भाई? मोहन चला गया होगा, शिक्षक आते होंगे, वह सो रहा है, और वर्षा हो चुकी है, वह सो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं। सामान्य वर्तमान काल। रहा है, रही हैं, रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण। रहा, रही, रहे, अपूर्ण, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो भूत हो। आपको क्या करना है? वह सो रहा था, वो सो रहा था होता तो यह अपूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन वह सो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी, इंदिरा, कमला, रमा और इला। भैया ये तो तीनों हैं, लक्ष्मी, इला, इला, एला और इला। इला पृथ्वी का है। एला, एला प्रिय विद्यार्थियों इलायची को कहते हैं। एला कहते हैं इलायची को, और इला कहते हैं पृथ्वी को। धरती, अवनी, धरती, धारिणी, वसुधा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, ये धरती के, भूधरा, भू, ये सब इलाके हैं। तो युग्म शब्द भी है, ये इंपॉर्टेंट करना इसको। एला यानी इलायची का तत्सम है एला, और एला होता है पृथ्वी, अवनी या धरती को कहेंगे। और वसुधा भू के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। और ये इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है?
कौन सा शब्द किसका नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? पानी, पानी कहते हैं हाथ को, हाथ को। वनिता, वनिता कहते हैं महिला को, स्त्री को। पानी हाथ, ललना स्त्री और कामनी भी स्त्री। तो ये पानी यानी हाथ, देखिए पानी और पानी या पानी, ये हाथ है और ये जल है, नीर। तो पानी हाथ, वीणा पानी, वीणा है पानी में जिनके, हाथ में जिनके। माँ सरस्वती के लिए वीणा पानी, वीणा पानी को प्रणाम करता हूं। माँ वीणा पानी के चरणों में हाँ अपना नतमस्तक, मस्तक को नत करता हूं, झुकाता हूं, वीणा पानी का आशीर्वाद चाहता हूं। और पानी ग्रहण संस्कार, पानी जिन्हें हाथ दे दिया जाता है किसी के हाथ में तो उसे हम पानी ग्रहण कहते हैं। तो पानी को ललना, वनिता और कामिनी ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। पार्थ, गुणाकेश, सव्यसाची, धनंजय, सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए? पार्थ, हे पार्थ गांडीव उठाओ और चलाओ अपने शत्रु पर, वासुदेव ने कहा था, गीता का उपदेश दिया था। हे पार्थ गुणा का धन ईश, गुणाकेश, सव्यसाची, सव्य कहते हैं बाएं हाथ से, जो बाएं हाथ से धनुष चलाए उसको सव्यसाची कहते हैं। बाएं हाथ से प्रतंचा खींचे, धनचा। और धनंजय, धन वैभव संपदा को जिसने जय कर रखा हो, जीत रखा हो, उसे धनंजय कहते हैं। और इन सभी में पर्यायवाची युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं वो। द्रौपदी के ज्येष्ठ पति, ज्येष्ठ पांडु पुत्र, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के बाद युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, धर्मराज थे। भीम हाँ वृकोदर थे, वृक यानी भेड़िए के समान इनका उदर था, इनको वृकोदर कहा जाता है। और सहदेव, सहदेव कौन्तेय के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन इन सभी में श्रेष्ठ और सटीक ऑप्शन चुन सकते हैं आप, सी यानी पार्थ अर्जुन को कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था पार्थ, गुणाकेश, सव्यसाची और धनंजय भी अर्जुन है। सघन का विलोम, विरल, अचल, जटल और गहन, इनमें से कौन सा सघन का होगा भैया? देखो सघन तो बहुत ज्यादा बसा हुआ सघन क्षेत्र है। वह कैसा क्षेत्र है? सघन क्षेत्र है। और सघन क्षेत्र में आप जा रहे हो तो सघन में क्या करेंगे? विरल कर देंगे। अचल जो चला नहीं जाए, जटिल बहुत कठिन, गहन बहुत गहरा, तो विरल, विरल क्या आएगा जी? सघन का विलोम विरल होगा, बिना किसी विवाद के। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म का चयन करिए। आकुल का क्या व्याकुल होगा? कटु का क्या तिक्त होगा? हताश का क्या निराशा होगा? निराश होगा। सुरति का क्या निरति होगा? जी हाँ, विलोम युग्म होगा कटु का मधुर और निराश का आशावान। कटु का क्या होगा? जी हाँ, मधुर और निराश का आशावान। कटु का मधुर और निराश का आशावान। आशावान, तो इसमें से आपका हताश और निराश, कटु का तिक्त, और उत्तर क्या आएगा जी? जी बिल्कुल, आपका उत्तर क्या है 26वें में? डी। यानी किस विलोम का, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? और वो है आपका डी में, सुरति का निरति। सुरति और निरति इसमें सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिक्त नहीं होता है, कटु का होता है मधुर। आकुल में, हाँ आकुल में भी नहीं, हताश में निराशा नहीं, निराश का आशावान होता है, लेकिन सुरति का निरति होता है। तो उत्तर क्या आएगा? डी। सामिस का बिल्कुल, निरामेश बिल्कुल सही है भाई, ये तो बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सामिस में क्या करेंगे आप? सामिस में बिना किसी विवाद के निरामिष कर देंगे, निर उपसर्ग लगेगा और निर लगते ही निर में निरामिष हो जाएगा। शब्द क्या होगा? ए विकल्प। आमिष
आमिष और परामिष नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? आमिष। और ये आपका 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 27वें में आप उत्तर दीजिए, क्या होगा? जी हाँ, 27वें में आप करेंगे ए। हाँ, क्या करेंगे? 28वें में कुंदन का उपयुक्त अर्थ होगा। कुंदन किसे कहते हैं? गोद, केला, सोना या धतूरा? कुंदन किसे कहेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार पढ़ चुके हो आप, इसे देख भी चुके हो। कुंदन किसे कहते हैं? कुंदन कहते हैं सोना को, बिल्कुल, स्वर्ण को। स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। कंचन का टुकड़ा है, कंचन का टुकड़ा है वो, कंचन का टूक है। और कुंदन, कुंदन की मीनाकारी आपने सुना होगा। तो केला तो कदली होता है, गोद अंक होता है, अंक कदली, और धतूरा कनक होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोना को तो कनक भी कहते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बोराए जग, वह खाए जोर बोराए। खाया धतूरा और पाया सोना, तो वो आप इसमें से देख सकते हैं, सोने के रूप में आप इसको, कनक इज अ राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कनक को सही कर देंगे, कनक यानी धतूरा। मनोज का पर्यायवाची भाई कौन होगा? बच्चा बताते बताते थक गए हैं। कामदेव, मदन, अनंग, रतिपति, रति के पति रतिनाथ, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, मीन केतु, मीन केतु, पंचशर इत्यादि किसके हैं? कामदेव के। मनोज, प्रिय विद्यार्थी, मनोज मन में सृजित, और मनसिज भी इसको कहते हैं, मन सिज, मनमथ, मनमथ भी है, मकरध्वज भी है, यही मकरध्वज। और ये शिवारी भी कहलाते हैं, शिवारी। शिव के अरि यानी शत्रु के रूप में कामदेव, प्रिय विद्यार्थियों, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। कामदेव शिव के और शिव के करी जी। हाँ, डी बी ए। आइए साहब, अगला देखिए, कर का हाथ, बिल्कुल हाथ होता है। कर का सही समानार्थक शब्द शत्रुता नहीं, जीव नहीं, आकाश नहीं। गत, गति का क्रम से सही प्रकट करने वाला युग्म शब्द है गत और गति। भाई गत यानी बीता हुआ, और गति यानी चाल। चक्र चाल, गूढ़ बीता हुआ, मापक और नक्षत्र नहीं। गत यानी गया हुआ, बीता हुआ, और गति यानी चाल को। तुम्हारी गति बराबर दूरी बराबर गति बराबर चाल, ये आप इसमें चाल कर सकते हैं। और हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो होता है वो चुगलखोर होगा। क्या भी? दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। बहुत बार ये पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में इसे इतनी बार पूछा गया है, आप ये कहेंगे कि ये छिद्रान्वेषी चुगलखोर, इधर की उधर करने वाला चुगलखोर होता है। जो किसी की बात सुनकर किसी के कान में कहे वो चुगलखोर। दुष्ट होता है जो दुष्टता करे, यानी कोई ऐसा कार्य करे जो असामाजिक हो, उसे हम दुष्ट कहते हैं। और आलोचक जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है गुण दोषों की समीक्षा करने वाला, आलोचक कहलाता है। लेकिन यहां जो शब्द है वो छिद्रान्वेषी, यानी हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक कहलाता है। तो आप इसमें ए विकल्प को सही चुनेंगे, बी में 32वें में बी। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, और जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, उसे क्या अगोचर कहते हैं? तो बुद्धि को अनुभव ना हो उसको बुद्धिहीन कहेंगे, और जिसका अनुभव शरीर को ना हो वो शरीर के साथ तो कोई अनुभव होता नहीं है, इंद्रिया अतीत, इंद्रियों से परे हो जाता है। और जिसका अनुभव हृदय को ना हो, हृदय अतीत हो जाता है। हृदय से अतीत यानी परे, हृदय से अतीत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं इंद्रियों को। और जो अगोचर होता है, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो,
उसे हम अगोचर कहेंगे। एक वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा अगोचर। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, अभंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। क्या होगा इसमें, फटाफट से बताओ आप। जी, आंखें तरेरना, इसमें क्या करेंगे आप मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से बताओ। आंखें तरेरना, बी। हाँ, अल्लाह को प्यारा होना मुहावरे का सही भावार्थ होता मर जाना। ये अल्लाह को प्यारा, ईश्वर को प्रिय प्रति नहीं है, यानी मर जाना इसका होता है मर जाना। क्या वो तो अल्लाह को प्यारा होगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसको आप बी विकल्प में सही करेंगे। बाकी अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना होता है, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट करना, यानी भंडा फूट गया आपका तो क्या सारा का सारा भंडा फूट गया, और आंखें तैरना, तरेरना ने क्रोध से देखना। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना। कौन सा विकल्प सही है भाई, फटाफट बताओ। कमर कसना, जी हाँ 35वें में कमर कसना होना, अच्छी तरह तैयार होना, और फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो इसमें से क्या करेंगे आप? फटेहाल होना, जी हाँ आप ए विकल्प को चुनेंगे, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना ने आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ये इसका अर्थ होगा बाल की खाल। आप तो बाल की खाल निकाल लेते हो भैया, तो आप इसमें सभी कलेजा ठंडा सही है, कमर कसना सही है, और सभी भावार्थ में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बैठता है। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, और सिर धुनना, पश्चाताप करना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कन्नी काटना मुहावरे का भावार्थ हो कतरा कर निकल जाना, कतरा कर निकल जाना होता है, कि ये तो कतरा कर कन्नी काटता है, वो मुझसे क्या करता है? कन्नी काटता है। तो ए विकल्प आपका सही है, कन्नी काटना, यानी कतरा कर निकल जाना इसमें सही होगा। अगला देखिए, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ में संबंधित लोकोक्ति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप हारे बहू के मारे, उल्टे बांस बरेली को, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना क्या कहलाएगा? जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करके दोषारोपण करना, उल्टी बांस बरेली को जहां जो वस्तु उपलब्ध हो पैदा होती है, उल्टे वही वह वस्तु पहुंचाना, और एक तो चोरी दूसरी सीना चोरी, गलती करके रौब दिखाना। तो आप इसके उत्तर में जाएंगे बी पर, आप हारे बहू के मारे। तो आप इसमें जी हाँ 37 में क्या करेंगे? आप हारे बहू के मारे। अपना क्रोध किसी निरपराध व्यक्ति पर थोपना हो जाता है। आप हारे बहू को मारे, आप स्वयं हारते हो, निरपराध बहू को अपराध घोषित करते हो। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ कैसा है भाई? जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, तो इसमें पवन ही तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, और राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ये होता है क्या भैया? नहीं, ये होता है बी, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोगों। जी बिल्कुल सही है, आपका बी विकल्प सही है। इसमें समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। जैसी बहे ब्यार पीठ वैसी ही दीजिए, और आप इसमें समय का रुख देखकर, हाँ समय का रुख देखकर वैसे ही करिए। आप स्थिति दयनीय होने पर भी
घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, गरजे पर बरसे नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप इसमें बी करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 39 में क्या करेंगे आप? डी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, घमंड न छोड़ना। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, यह है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपने देखा होगा कि हाँ, चुनाव हारने के बाद भी नेताजी नेता बने घूमते हैं, लेकिन रस्सी जल गई बल नहीं गया। हम उस नेता के लिए कह सकते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप उसमें 39 में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही विकल्प का आपने चयन किया है। आप आइए 40वें में। 40 में क्या कहता है? बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। कहावत का अर्थ है बड़े बाप से बहुत अधिक छोटे बेटा का उन्नति कर जाना। पिता के ने हाथ में मेंढकी मारी और बड़े ने तीर से। पिता दयालु है और बेटा क्रूर है, पिता कायर है और बेटा शूरवीर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े यानी कि बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, इस कहावत में आप देखते हैं कि बाप ने तो मेंढकी भी नहीं मारी। तो ए के लिए आप इसमें बड़े बाप के लिए आपका उत्तर 40वें में ए आएगा, यानी बड़े बाप से बहुत अधिक छोटे बेटा का उन्नति कर जाना। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। किस कहावत का अर्थ यहां गलत है? अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। यस, किस कहावत का अर्थ यहां गलत है? वह सोने की जारिये जासो कटे कान, खराब सोना जला देना चाहिए, ना ऊधों का लेना ना माधों का देना, सबसे अलग रहना, अपने काम से काम करना। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, अजनबी आदमी की इज्जत होती है और अंधी पी से कुत्ता खाए, विवेकहीन लोगों के श्रम का लाभ दूसरे ही उठाते हैं। तो आप इसमें प्रिय विद्यार्थियों ए करेंगे कि अर्थ गलत क्या है? ना ऊधों का लेना ना माधों का देना, सबसे अलग रहना, अपने काम से काम होता है। वह सोने के जरिए जी ऐसो कान नाक छे जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 41 में आपका उत्तर आएगा ए। वह सोने को जराइए जासो कटे कान, खराब सोना जला देना चाहिए, ये नहीं आएगा इसमें। वह सोना को जरा जासो कटे कान, ऐसी कीमती वस्तु से नुकसान पहुंचे उसे नष्ट कर देना चाहिए। कीमती वस्तु से नुकसान पहुंचे, वस्तु से नुकसान पहुंचे उसे नष्ट कर देना चाहिए, ये इसका अर्थ आएगा। जले कान, खराब सोना जला देना चाहिए। सोना कोई जलाने के लिए होता है? सोना तो तपाने के लिए होता है। कीमती वस्तु को छोड़ देना चाहिए। भाई कीमती वस्तु जलाने के लिए थोड़ी आएगी, उसके मोल भाव ले लीजिए आप और हटा दीजिए। और अगला प्रश्न आपका देखिए। जी हाँ, 42वां प्रश्न, कौन सी कहावत का अर्थ सही नहीं है? हंसा थे जी क्या है? बिल्कुल सही है। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भये दीवान। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में हथियार, सिखे ईसा पढ़े मूसा, अपठनीय लेखन। सावधान 22 पंसेरी, छोटे बड़े सभी को समान आंकना, और बड़े की लात घुटनों तक, भेड़ की लात घुटनों तक, भेड़ घुटनों तक ही उछाल सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपका डी विकल्प सही होगा, भेड़ की लात घुटनों तक। कमजोर आदमी किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भेड़ की लात घुटनों तक, कमजोर आदमी किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता, अधिक नुकसान नहीं कर सकता। कमजोर आदमी किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भेड़ की लात घुटनक। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें सी है, वचन संबंधी अशुद्धि, यानी सी। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये वचन संबंधी अशुद्धि है, बहुवचन में आएगा। आंसू हमेशा बहुवचन में होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंसू, हस्ताक्षर,
प्राण, मेरे प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उड़ गए, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लिंग सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना आप। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, 44वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देश महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। इस प्रकार से इसको शुद्ध किया जा सकता है कि देश महात्मा गांधी का सदैव या सदा आभारी रहेगा। सदैव कर दो या इसको सदा कर दो, एक ही बात है प्रिय विद्यार्थियों, सदा आभारी रहेगा। और ये 45 और 47, 48 और 49। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तुम अपनी किताबें ले आओ। इस वाक्य में सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? जी हां, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहे हैं। सभा में सभी वर्ग नहीं, सभी वर्णों के लोग थे, सभी वर्णों के लोग थे, तो यही वाक्य अशुद्ध होगा। भारत में कई जातियों के लोग हैं, बिल्कुल हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन सा सही है? और ये अशुद्ध की बात कर रहा है प्रिय विद्यार्थियों। अशुद्ध की बात करेंगे तो सभा में सभी वर्णों के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? मैं पूछता हूं आप में से सबसे अच्छा छात्र कौन सा है? और तुम अपनी किताबें ले आओ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। और ये ले वे रे व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अंतस्थ का एक सूत्र आपको बता देता हूं, यार लव हो गया। अंदर से जब आवाज आती है तो किसकी आती है? यार लव हो गया। अंतस्थ मतलब अंदर, और अंदर से आवाज कैसी आएगी? यार लव हो गया। तो ये रे ले वे, ये इसका क्रम भी सही है, ये रे ले वे। क्रम भी पूछ सकता है वो आपसे, और अंतस्थ वर्ण को पूछ भी सकता है। तो अंतस्थ वर्ण स्पर्श व्यंजन कादयो मावसाना स्पर्शः, मावसाना स्पर्शः, ये इसका सूत्र होगा। स्पर्शा कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श होते हैं, यानी कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इनके 5-5 वर्ण यानी 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श। ऊष्म व्यंजन आपके शे, से और है, ये चारों ऊष्म हैं, और उत्तर आपका बी। 6 वर्ण किसके योग से बना है? कै और शय के योग से, बिना किसी विवाद के। कै और शय, शय इसमें मूर्धन्य आएगा, मूर्धन्य शय, और हलंत आएगा। इसको और खोलेंगे तो इसमें से भी ए को हम निकाल देंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी और रचयित्री। सरोजनी, जी हां, इसमें से गृहिणी सही है। अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से आप इस शब्द को बहुत अच्छे से देखना। रचयिता होता है जी, क्या होता है? रचयिता। लेकिन आप इसमें करेंगे सरोजनी, सरोजनी होता है। शुद्ध क्या होता है? सरोजनी। कमलिनी, कमलनी नहीं, कमलिनी। इस प्रकार से आप इसमें सरोजनी। रचयिता होता है, इसका रचयिता पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? रचयिता, रचयित्री और रचयिता। नेक्स्ट देखिए, पड़ोसी, दंपति, नूपुर और शताब्दी, इनमें से कौन सा शब्द आपका सही है? सही शब्द है बी। जी बिल्कुल, पड़ोसी, हाँ शुद्ध शब्द है पड़ोसी।
नूपुर अशुद्ध है, नूपुर होता है। और शताब्दी शतधन अब्दी के रूप में आपका शताब्दी दीर्घ आएगा, इसमें शुद्ध शब्द होगा प्रिय विद्यार्थियों दंपति, और दंपति बिल्कुल सही है डी। मल्लयुद्ध बिल्कुल शुद्ध क्या होगा, मल्लयुद्ध। बहुत बढ़िया साहब, इसमें दंपति के लिए शुद्ध आया है। पड़ोसी में आपका पड़ोसी क्या आएगा जी, पड़ोसी नूपुर होता है। और शताब्दी आप इसमें क्या करेंगे, शताब्दी। शतधन अवधि के रूप में आप इसे क्या करेंगे, शतधन अवधि, शतधन अवधि। अवधि कहते हैं वर्ष को प्रिय विद्यार्थियों, अवधि कहेंगे किसको, वर्ष को। और शताब्दी और पड़ोसी आपका बिल्कुल सही है, पड़ोसी आप पड़ोसी नहीं करेंगे, पड़ोसी करेंगे, पड़ोस करेंगे आप, पड़ोस ये भी सही है, इससे ही बना है पड़ोसी, तो पड़ोसी अशुद्ध है, नूपुर अशुद्ध है और शताब्दी भी अशुद्ध है। आप कहेंगे दंपति यानी पति और पत्नी के जोड़े को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, दंपति। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से रखना है आपको। शताब्दी यानी 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि शताब्दी, 1000 वर्षों की अवधि सहस्त्राब्दी। और नूपुर यानी घुंघरू को कहते हैं नू धनपुर, ये पीएसआई में पूछा है। और निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है विद्वता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी और मलयुद्ध। निम्न में से कौन सा शब्द आप इसको अशुद्ध मानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध। तो विद्वता विद्व से बना है, विद्व से विद्वान, ता जुड़ा तो सही है विद्वता। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण और शीर्ण, जीर्ण शीर्ण वो तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण। और प्रतिद्वंद्वी, द्वंद्व में द्वंद्वी लगा है, लेकिन मल्ल युद्ध बिल्कुल मल्ल युद्ध नहीं होता है, मल्ल युद्ध होता है प्रिय विद्यार्थियों। मल तो क्या होता है, मल तो हाँ, मल किसे कहेंगे आपके यहाँ जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट को मल कहते हैं। जिस अपशिष्ट को आप निकालते हैं उसको मल कहते हैं। और मल का त्याग आप कर देते हैं, मल त्याग, मल मूत्र का त्याग करना, वो मल अपशिष्ट होता है। तो मल का युद्ध क्या होगा, अपशिष्ट का युद्ध क्या है, मल्ल। मल्ल यानी पहलवान, और पहलवानों का युद्ध होता है क्या, मल्ल युद्ध, जो कि श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर युद्ध लड़ा था, वो मल्ल युद्ध था, पछाड़े थे पहलवानों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है आपका मल्ल युद्ध। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से पेपर अच्छा लगा होगा। आगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ऐसे ही प्रश्न पत्रों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए प्रेम शर्मा के साथ हिंदी बाय VIPM में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, VIPM इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पेपर नंबर 7 का जीके का जो पेपर था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां और देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 7 का सॉल्यूशन। देखिएगा, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे। यानी कि किसी एक गढ़ आपको अगर चाहिए तो वो गढ़ कौन सा हो सकता है, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने जो कहा वो किस जागीर के लिए कहा, तो ध्यान रखिएगा भैंसरोडगढ़। कौन सी, भैंसरोडगढ़ के लिए उसने कहा कि कोई जागीर अगर पेश करनी है तो वह किसको चुनेंगे, भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, जो कि आपको पता ही है एक तरीके से जल दुर्ग के लिए भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आने वाले किसी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में, किले में स्थित है, किस किले में स्थित है, ठीक है बिल्कुल, किस किले में स्थित है, तारागढ़, अजमेर, गागरोन, झालावाड़, बाला किला, अलवर या भटनेर का दुर्ग हरमा। तो कौन कौन से, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले के अंदर स्थित जलाशय माने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, किसके अंदर,
तारागढ़ किले के अंदर ये झालरा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर यहाँ पर भी बड़ा झालरा भी आपको देखने को, गोल झालरा भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी झालरा आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग ध्यान रखिएगा। बारडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस रूप के को उत्कीर्ण किया गया? बारडोली का घटेश्वर मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर, कौन सा मंदिर? बारडोली का शिव मंदिर है। पहली चीज तो ध्यान रखिए, गुप्तकालीन शासनकाल के रूप में इसको जाना जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन के रूप में इसको जाना जाता है। तो किस रूप में उसको उत्कीर्ण किया? बाल रूप के रूप में, नटराज के रूप में, पशुपति के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में। तो बारडोली का घटेश्वर या शिव मंदिर है जो पशुपति के रूप में आपको उत्कीर्ण करा हुआ दिखाई देगा। पशुपति का रूप यानी कि एक तरीके से शिव का जेंटलमैन रूप आप कह सकते हो। शिव का जेंटलमैन रूप आप कह सकते हो इसको, पशुपति। और पशुपतिनाथ जो वे मुख्य रूप से आपको कहाँ दिखाई देगा? नेपाल के अंदर सबसे बड़ा मंदिर पशुपतिनाथ का दिखाई देगा। तो वही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहां स्थित है? नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहां स्थित है? शेखावटी का क्षेत्र आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं हवेलियों के जरिए जाना जाता है। जैसे पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली के लिए आपको जैसलमेर देखने को मिलेगा। रामपुरिया की हवेली, तो रामपुरिया की हवेली के लिए आपको बीकानेर, बीकानेर के अंदर आपको बच्छावतों की छेली भी देखने को मिलेगी। बच्छावतों की हवेली भी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से पूछा गया है कि नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहां है? तो ये नेवलगढ़ भी शेखावटी में, मंडावा भी, मेहनसर भी और बिसाऊ भी। तो ध्यान रखिएगा, नाथूराम पोद्दार की जो हवेली है वो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर आपको देखने को मिलती है, शेखावटी के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? मुख्य मंदिर आपको देखना है। वीर तेजाजी, मैंने कहा था जाटों के देवता के रूप में, काला बाला के रूप में, ठीक है, वचन सिद्ध के रूप में, शिव के अवतार या शिवजी के अवतार के रूप में, काफी चीजों के बारे में इनको जाना जाता है, गोरक्षक के रूप में, सांपों के देवता के रूप में, काफी सारे रूप में वीर तेजाजी को। तो रणथंबोर, कुशलगढ़, परबसर, नागौर। मुख्य मंदिर इनका कहां पर है? परबसर, नागौर में। पिताजी का नाम ताहड़ जी आपको याद रखने हैं। पिताजी ताहड़ जी थे इनके, ये भी याद रखिएगा। माता जी आपको पता ही है, राम कुंवर जी, राम कुंवरी। और साथ साथ में पत्नी भी याद रखिएगा, पेमल, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। नेवटर डूंगरपुर के अंदर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, रश्मि चित्तौड़ में और कोलूमंड जोधपुर में। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी का मेला एक तो गोगामेडी में मिलता है, दूसरा गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर बढ़ता है। बिल्कुल फेमस स्थान है, ध्यान रखिएगा किसका? गोगा जी का। ध्यान, और गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है, गोगा नवमी। और गोगा नवमी का मतलब ध्यान रखिएगा, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बढेर शब्द का प्रयोग करता? मंदिर के लिए बढेर शब्द का प्रयोग, तो ध्यान रखिएगा, बढेर शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा, एक सिरवी जाति जो राजपूत हैं, वो जो आई माता है उनकी, कौन सी? आई माता का मंदिर जो है वो बढेर के रूप में जाना जाता है, ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इसका प्रमुख मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर, इसको याद रखिएगा। इनके मंदिर को बढेर कहा जाता है, समझ में आ गया? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला लगता है। भरथरी का मेला, प्रसिद्ध मेला कहाँ लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा। तो अलवर आपको पता ही है। और अभी एक नया जिला आपको पता ही है जो जिसका नाम है खेरथल तिजारा। कौन सा? खेरथल तिजारा। इस खेरथल तिजारे का भी नाम भरतरी नगर रखे जाने की घोषणा की गई है। भरतरी नगर किए जाने की क्या की गई है? घोषणा।
इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? होली, होली का मतलब क्या होता है? फुल पानी, और फुल पानी का मतलब होता है फाल्गुन, और पानी का मतलब पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। तो अब देख लीजिएगा, चैत्र माह, गलत, चैत्र माह, फाल्गुन माह की पूर्णिमा, सी बिल्कुल सही है, और ये भी गलत है। होली कब मनाते हैं? फुल पानी, पानी की आवश्यकता होती है, तो फुल पानी का ध्यान रखिएगा। फुल पानी से निकल कर आता है फाल्गुन, और पानी से निकल कर आता है पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। झिम्मी क्या है? झिम्मी पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व जो जैनियों का पर्व, 3 दिन के बाद उपवास, या फेरे अथवा सप्तसदी, सप्तसदी का मतलब है 7 फेरे लिए जाते हैं, के समय मामा के द्वारा दी गई और वधु के द्वारा पहनी गई गोटे की किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को कहा जाता है झिम्मी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। जो मामा है ना, जो पहराते हैं ना वो ओढ़नी, उस ओढ़नी को कहा जाता है झिम्मी, समझ में गया? और जिसका रंग कैसा होगा? लाल गुलाबी रंग होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पूरिया, पूरिया को किस? वालर, राई, मांदल या भवाई? तो ध्यान रखिएगा, पूरिया नृत्य मुख्य रूप से, अब किस लोक नृत्य में, तो आपको याद रखना है कि ये लोक नृत्य होता कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष से ध्यान रखिएगा, पूरिया जिसको हम कहते हैं गवरी नृत्य या राई नृत्य, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है, आपको पता ही है, 40 दिन तक चलने वाला होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? बी, इसका राई इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना, पावना को मतलब राजस्थान में पावना का मतलब क्या होता है? दामाद। तो दामाद की आवली, जब दामाद जी आएंगे तब गीत गाया जाएगा। तो बेटी की विदाई के समय बिल्कुल गलत। ससुराल में जवाई के आगमन पर बिल्कुल सही। ससुराल में जवाई जी, मारे घर आओ जी जवाई जी पावना, ठीक है। तो ये ससुराल जवाई जी के आगमन पर यह गीत गाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थानी शब्द है पावना, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जैन तीर्थंकर के द्वारा, जैन मुनि के द्वारा, जैन व्यापारी के द्वारा, या जैन राजा के द्वारा? कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखिएगा, जैन व्यापारी, बिल्कुल, जीजाशाह बघेरवाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जैन व्यापारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिनका नाम था जीजाशाह बघेरवाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और आने की फिर संभावना है। कोमल कोठारी बिल्कुल भी नहीं, कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पीथल, सीताराम लालस, विजयदान देथा, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के रूप में इनको जाना जाता है, ये तीनों। कोमल कोठारी बोरुंदा, और बोरुंदा से जुड़े हुए कौन? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पीथल। तो ध्यान रखिएगा, सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी भाषा साहित्य शब्द का शब्दकोश, यानी कि एक तरीके से क्या बनाई गई है? शब्दकोश बनाया गया है, जिसमें सारे राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। निम्न में से दयालदास, मैंने कहा था दयालदास की रचना बीकानेर, मुख्य रूप से कहां पर? बीकानेर। तो बीकानेर की ख्यात या दयालदास की ख्यात के रूप में भी इनको जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात देश दर्पण बता चुका था, आख्यान कल्पद्रुम। तो ध्यान रखिएगा, तीनों की तीनों ही दयालदास के द्वारा तैयार की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? ए, बी और सी, तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे। गजल गायकों में कौन से राजस्थान से संबंधित है? गजल गायकों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से गजल गायक? अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली और पंकज उदास। तो ध्यान रखिएगा कि इन सब की बात करें तो कौन से गजल गायकों के रूप में? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान से संबंध किसका है? जगजीत सिंह का। ध्यान रखिएगा, गंगानगर जिले से। कहां से? गंगानगर जिले से। और 2012 और 13 के अंदर, ध्यान रखिएगा, 2012 और 13 में इन्हें राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। राजस्थान रत्न से भी इन्हें सम्मानित
किया गया था। तो जगजीत सिंह का संबंध आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा को किस रूप में जाना जाता है? कोटा को किस रूप में जाना जाता है? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बिल्कुल भी नहीं, रणनीतिक पूंजी के रूप में बिल्कुल, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है किसको? कोटा को। स्पेशल ध्यान रखिएगा। किसकी बरेली की जेल में अनुमानसिक यातनाओं से, ध्यान रखिएगा, किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यात्राओं के कारण मृत्यु होगी थी? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु बरेली जेल के अंदर, जहां का अधिकारी था क्वीनलैंड, और इनका एक कोटेशन हमेशा याद आता है कि कहा था कि आप गवाही दे दो और मुक्त हो जाओ। तो इन्होंने कहा था माँ आपकी दुखी है, तो इसने कहा था एक माओ के लिए मैं हजारों माओं का दिल नहीं दुखा सकता। ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह बारठ छोटी सी उम्र में ही देश के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी बेसिन, नेहड़, घग्गर का मैदान, नाली, शेखावटी प्रदेश, जोहड़ और नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत। अरे डोरा पर्वत नागौर उच्च भूमि में कैसे होगा? डोरा पर्वत तो आपको खुद को पता है जालोर के अंदर है, जालोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 869, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही है। और इसमें पूछा भी यही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक संबंधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाड़ौती के पठार पश्चिमी उत्तर के मुख्य भूमि अमृत से सीमांकित होता है। पश्चिमी रेतीले मैदान में 41% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप से राजस्थान के उत्तरी अरावली वर्तमाला में अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में उपलब्ध है। तो देखिएगा, अरावली वर्तमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, बिल्कुल अवशेष के रूप में ही बातचीत बची हुई है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय बिल्कुल दो ही है, या तो मैदान से और या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान में 41.50% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बिल्कुल इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 58.5 बालू का स्तूप मिलेंगे आपको। हाड़ौती पठार का पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा, नहीं, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर की मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित होता नहीं, ये गलत है। हाड़ौती के पठार की पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ के अंदर ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का पठार आपको यहां देखने को मिलेगा। किसका? मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित होता है। मुख्य सीमा भ्रंश जिसको आप कहते हो ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के द्वारा नहीं होता, मैदान, मेवाड़ के मैदान के द्वारा कहीं ना कहीं ये सीमांकित होता है। तो ये गलत आपको देखने को मिलेगा। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर के बीच में, बिल्कुल, जहां पर आपको पता ही है कि ज्यादातर फ्लोराइड के कारण, किसके कारण? फ्लोराइड के कारण आपको यहाँ पर कुबड़ जैसी पट्टी दिखाई देगी। लोगों के बीच में शरीर की हड्डियों में, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य, ऊपरमाल का पठार बिडोल और चित्तौड़ के मध्य। तो ऊपरमाल का पठार सही है, ये भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में नहीं है, ध्यान रखिएगा, भोराट का पठार। तो ये अपने आप में क्या हो गया? गलत आंसर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में अगर इसको स्पेशली लिखना है तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में आपको देखना, एक तरीके से उदयपुर से राजसमंद के बीच में, वही मैंने आपको वहां पर बताया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए जयगढ़। तो जयगढ़ तो जयपुर में है साहब। त्रिकुट की पहाड़ियां, त्रिकुट की पहाड़ियां आपको जैसलमेर में, जहां पर जैसलमेर का दुर्ग है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में, और साथ साथ में आप लिख सकते हो कहां पर? सलूम्बर में। कौन से जिले में? सलूम्बर जिले के अंदर है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में। और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, 1055, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी।
ये भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक का आंसर 3 होगा, एक का आंसर 3 होगा, 3 4 3 4 1 2, ये 3 नंबर आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। सुमेलित नहीं है। बरदर्रा, उदयपुर, खटखट दर्रा, बूंदी, देसूरी दर्रा, पाली और कमाली घाट दर्रा। बरदर्रा जो है वो उदयपुर में नहीं मिलेगा आपको, बरदर्रा आपको ब्यावर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी सारे के सारे इसमें सही हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। ये ध्यान रखिएगा। कमाली घाट राजसमंद, ध्यान रखिएगा, कमाली घाट राजसमंद के अंदर यहीं पर ही एक और देखने को मिलेगा आपको, गोरम घाट। कौन सा? गोरम घाट दर्रा भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखिएगा। और ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, किसे? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला फर्स्ट स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, वो यही है, गोरम घाट। कौन सा? गोरम घाट, इसको ध्यान रखिएगा, पाली और राजसमंद के बीच में। आग में घी फूको नाखणो, आग में घी, अगर आग के अंदर घी डालेंगे, सिंपल सी बात है, आग के अंदर घी डालेंगे तो क्या होगा कि फूको नाखणो और ज्यादा तेज होगा। तो विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना, लड़ाई झगड़े को तीव्र करना, चुभती बात कहना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आग में घी डालना, लड़ाई झगड़े को और तीव्र करना। आग के अंदर घी डालने का मतलब क्या होता है? और तेज आग हो जाना, सेम वही काम है। आग में घी फूको नाखणों का मतलब है लड़ाई झगड़े को ठंड शांत करने की बजाय और ज्यादा तेज करवा देना, यही इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर पीको में सीको, राजस्थानी कहावत करता। अब आपको कहावत नहीं आती है तब भी आपको 1-2 शब्द, आपको राजस्थानी शब्द अगर आपको आ जाएंगे तो आप इसको पकड़ सकते हो। देखिए, अमर पीको, तो अमर का मतलब क्या होता है? अमर, अमर कह रहे हैं, अमर का मतलब के अंदर क्या होगा? आसमान, आसमान की बात कर रहा है। अमर का मतलब आसमान, और आसमान अगर पकड़ोगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही ऑप्शन के अंदर है, आसमान का पीला होना वर्षा का सूचक। आसमान पीको, पीला, पीको का मतलब पीलो होने में, सीको, सीको का मतलब वर्षा, आसमान में पीला होना वर्षा का सूचक है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक शब्द भी आप पकड़ लोगे तब भी आपको अमर, अगर अमर से आपने आसमान पकड़ लेते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो ये आपके पेपर 7 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।